हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। सभी की सीटेट की परीक्षा चल रही हैं। कुछ ऐसे मित्र जिनकी हो चुकी हैं और कुछ की होनी बाकी रह गई हैं। सभी का ध्यान अपना सीटेट की तरफ है। अच्छे नंबर लाना है, अच्छा टारगेट पाना है, एक गवर्नमेंट जॉब पानी है। और हो सकता है कुछ मित्र ऐसे भी जिनके केवीएस का ही पेपर है, टीजीटी का हो या पीजीटी का हो या पीआरटी का हो। आपकी केवीएस की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। अगर आप नए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है केवीएस की जो डेट है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे जो ये वीडियो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर केवीएस की जिसका भी टीजीटी का हो या पीजीटी का हो या पीआरटी का हो, वहाँ पे आपको हमारे टेलीग्राम के नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेलीग्राम पर जाकर हमारे चैनल पर आपके एग्ज़ाम डेट दे सकते हो परीक्षा की। और कुछ विद्यार्थी यूपी से भी होंगे जो आपके बायोलॉजी से हैं। अगर जो मित्र हमारे बायोलॉजी से हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि हम जल्दी ही स्पेशल क्लास चालू करेंगे बायोलॉजी की। टारगेट रहेगा बायोलॉजी। आज की क्लास है आपकी ईवीएस एनसीईआरटी, जो काफ़ी बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। किस टाइप से पूछे जाते हैं प्रश्न, उस पर हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। सब्सक्राइब का मतलब है अगर कोई भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। डेली क्लास हमारी यहाँ पर होती है। हम बायोलॉजी भी करा रहे हैं और आपका सीटेट की तैयारी करा रहे हैं। इसके बाद में जैसा भी होगा आपका फिर टारगेट टीजीटी पीजीटी रहेगा। आप जैसा चाहते हो वैसे हम क्लास कराएंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए क्लास शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न आ रहा है आपका ईवीएस में। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है आपका, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा हो सकता है। क्या जो इन्वायरमेंट की जो शिक्षिका है, पर्यावरण की बात कर लेते हैं, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। कम शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। अगर हम बात करें शिक्षार्थियों को चिंतन सीमित किया जा सकता है। सीमित का मतलब उनकी जो भी क्षमता है हम सीमित कर सकते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षार्थियों को चिंतन उद्दीपन किया जा सकता है, नहीं। सी ऑप्शन कह रहा है प्रश्न विद्यार्थियों को उत्सुकता लाते हैं। डी ऑप्शन ने कहा कि प्रश्न प्रकरण को संदर्भ पर्क बनाने में मदद करते हैं। अगर इस प्रश्न की हम सटीक बात करें तो ए आंसर ही हमारा सही है, क्योंकि देखिए अध्यापिका कक्षा में ऐसे प्रश्न पूछेगी जो शिक्षार्थियों के चिंतन विकास में सकारात्मक योगदान दें। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव योगदान दें, पॉजिटिव बात, जिससे बच्चों को सही समझ में आए। अतः शिक्षार्थियों को चिंतन सीमित करने वाला ये प्रश्न क्या है, नकारात्मक प्रवृत्ति का है। अर्थात ये सबसे कम प्राथमिकता वाला प्रश्न होगा, क्योंकि ये प्रश्न आपका कम प्राथमिकता वाला, बाकी ये सब फर्स्ट प्राथमिकता वाले हैं। ये तो कहा है कि कम प्राथमिकता वाला क्या है। देखिए बी ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों को चिंतन उद्दीपन किया जा सकता है, प्रश्न विद्यार्थियों को उत्सुकता लाते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि प्रश्न प्रकरणों के संदर्भ में पर्क बनाने में मदद करते हैं। तो हमारा ए आंसर इसका सही है। दूसरा प्रश्न कहा है आपका, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को क्या चाहिए। सभी प्रतियोगिताओं की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। बी ऑप्शन कह रहा है सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों का सबूत अलग नहीं, इसको तो हम अलग नहीं, जेंडर भाग नहीं कर सकते। उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए, ये भी हम नहीं कर सकते। केवल 2 समूह बनाए प्रत्येक में दही, ये भी नहीं हम कर सकते। अगर हम ए प्रश्न की हम बात कर लेते हैं तो ए का आपका ए आंसर ही सही है, क्योंकि कहा कि सभी जो प्रतियोगियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। क्योंकि अगर हम समूह किसी भी क्रियाकलाप से सभी प्रतियोगिता नहीं बना सकते, आवश्यक सहयोग आवश्यक है, सभी प्रतियोगिताओं की सहभागिता एवं सहयोग आवश्यक है। इसी कारण हम सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह समूह के प्रत्येक प्रतिभागी समूह के क्रियाकलाप में शामिल हो और अपना सहयोग प्रदान करें। नेक्स्ट प्रश्न आपका दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न कह रहा है आपका, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए।
कौन सी विशेषता होनी चाहिए? देखिए प्राथमिक स्तर पर, अगर जो देखिए जो प्राथमिक स्तर का होता है, प्राइमरी जो स्कूल होते हैं, उसमें कहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? उन्होंने कहा कि नहीं होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन में हम बात कर लेते हैं। ये प्राकृतिक और समाज प्राकृतिक परिवेश को एकीकृत करे से प्रस्तुत करती है। बी ऑप्शन कह रहा है ये विद्यार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। सी ऑप्शन कहा है इन्होंने, ये वास्तविक कहानी और घटनाओं को शामिल करती है। अगर हम इसकी बात करें, वास्तविक कहानी को शामिल करती है, ठीक है। प्राकृतिक और देखिए प्राकृतिक समाज और संस्कृति परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है, ठीक है। और बी ऑप्शन कह रहा है कि ये विद्यार्थियों की विविधतापूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को भी पूरा करती है। सी ऑप्शन कहा है ये वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। डी ऑप्शन कहा कि ये परिभाषा अमूर्त अवधारणा को व्याख्या करने में ध्यान केंद्रित करती। यही हमारा गलत है, तो यही आंसर सही है डी इसका। देखिए इसकी से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए परिभाषा और अमूर्त क्या है? अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना एक प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं है, ठीक है। ये विशेषता हमारी नहीं है। अगर इसी से हम बात करते हैं, देखिए जो प्राकृतिक और आपका जो समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत ढंग से प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों की विविधतापूर्ण पृष्ठभूमि की आवश्यकताओं को पूरा करना, वास्तविक कहानी एवं घटनाओं को शामिल करना आदि प्राथमिक स्तर का पर्यावरण अध्ययन की हमारी जो पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं को शामिल करती है, और उसी से हमारा संपर्क बना रहता है जिससे विद्यार्थी कुछ सीख सके। नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किस पर प्रस्तावित नहीं करता? विषय अनुसार उपागम, बच्चों के अनुभव और संदर्भ से जोड़ना करता है। ये सही, चौथे का नहीं करता पूछा उन्होंने कि कौन सा नहीं करता है। और विषय अनुसार उपागम ये भी सही है। हस्तपर्क क्रियाकलाप ये भी ठीक है। अब कहा कि तकनीकी शब्दों से परिचित कराना, नहीं, ये नहीं बच्चों से। बच्चों को हम यानी कि जो आपका पर्यावरण है इसमें तकनीकी एनसीएफ कहाँ से आ जाएगा ये? देखिए जो राष्ट्रीय आपकी साक्ष्य पाठ्य चर्चा की जो रूपरेखा आपका एनसीएफ 2005 में पर्यावरण की शिक्षा के संदर्भ में तकनीक शब्द से हमारा ये परिचित कराने की शामिल नहीं किया गया। हस्तपर्क क्रियाकलाप या विषय के अनुसार उपागम या पर्यावरण शिक्षा को बच्चों के अनुभवों को एवं संदर्भ से जोड़ना आदि हमें इन्हें शामिल करता है, एनसीएफ 2005 कहता है। पांचवा प्रश्न बात कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है आपका, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में, देखिए जो प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशल या कौशलों के विकास की आवश्यकता है? कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों की। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों के सापेक्ष और स्थिति की समझ, स्थानों के सापेक्ष आसपास, जैसे कोई जगह है घर के आसपास मकान, और स्थिति की समझ, स्थानों की स्पेक्स दूरी और दिशाओं की समझ, हाँ ये भी बच्चों को बताना है। सी ऑप्शन कह रहा है प्रतीकों और स्केल पैमानों की समझ, ये भी ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना, ये नहीं है समझ हमारा। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो देखिए ए आंसर भी सही है, आपका बी आंसर भी, और आपका सी। तो हम ए बी सी की बात कर लेते हैं, कौन सा है इसमें ए बी सी? तो ये आपका ए बी सी कौन सा है? ये सी आंसर इसका सही है। क्योंकि देखिए जो हमारा प्राथमिक स्तर पर हम विद्यार्थियों को अगर हम मानचित्र बनाने और उनको समझाएंगे तो पहले हमें आवश्यक कौशल विकास के स्थानों के सापेक्ष आसपास के घर मकान उसकी स्थिति के समझाएंगे, और स्थानों की सापेक्ष दूरी के बारे में बताएंगे, और बच्चों को दिशा बताएंगे। आपको दिशा बहुत ज़रूरी है, बच्चों को दिशा की समझ, और प्रत्येक मतलब उसके चिन्ह क्या क्या, जैसे किसी की पहचान नाम से उसका चिन्ह क्या है, इस टाइप से हम चिन्हों की पहचान और पैमानों की समझ आदि भी शामिल करेंगे 1 से 5 तक के बच्चों के लिए। छठा प्रश्न कह रहा आपका, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? देखिए कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है, नहीं हमें निकालना है इसमें, मतलब एक गलत निकालना है, 3 सही है। अगर हम भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, ये सही है।
देखिए भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशील विकसित करना। बी ऑप्शन कह रहा है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रख कर याद करना, ये नहीं। पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, हाँ ये सही है। अवलोकन भविष्य कथन, देखिए अवलोकन भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का भी विकास करना। अगर हम इस प्रश्न बात लें नहीं है तो आपका बी ही आंसर सही है, क्योंकि यही नहीं है। क्योंकि प्रश्न कहा है कि देखिए अगर हम प्राथमिक कक्षाओं में 1 से 5 तक के अगर बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य विज्ञान के आधारभूत ही होना चाहिए, उसको सिद्धांतों को रटकर नहीं। अब देखिए प्राथमिक कक्षाओं में जो हम विद्यार्थियों को भौतिक एवं सामाजिक परिवेश के प्रति अगर हम संवेदनशील बच्चों को करते हैं, उनकी जिज्ञासा, उनको रटने, उनको समझाने का, उनको समझने के लिए का विकास, पर्यावरण खोजने का अवसर प्रदान करना और उनमें अवलोकन, मापन, भविष्य कथन या उनके वर्गीकरण, चर्चा, चिंतन आदि का हम विकास पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के उद्देश्यों को हम शामिल कर सकते हैं। हमारा इन्वायरमेंट्स पेडागोजी ये कहता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 7वां प्रश्न कह रहा है कि देखिए पर्यावरण अध्ययन की प्राकृतिक निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। देखिए समर्थन नहीं करती है, जो हमारे पर्यावरण अध्ययन की जो प्राकृतिक है निम्नलिखित किस पर समर्थक नहीं करती। बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, ये सही है, इसको सही है। बच्चे कम गलतियां करें, इसको काट दो। ये बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, ये भी ठीक है। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, बच्चों को जिज्ञासा करनी चाहिए, बच्चा अधिक से अधिक प्रश्न पूछे, ये भी ठीक है। तो हमारा प्रश्न कौन सा नहीं है, तो हमारा बी आंसर ही सही है, क्योंकि ये बच्चे को कम गलतियां करें, ये हमारा पर्यावरण अध्ययन की प्राकृतिक सामर्थ्य नहीं करती है। अगर हम पर्यावरण के देखिए बात करें कि बच्चे, जबकि देखिए अगर हम बात कर लें बच्चों की, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, उनको जिज्ञासा करनी चाहिए, पूछें, और बच्चों को खोज करने के लिए भी पर्याप्त स्थान मिले, मतलब आसपास जो भी है खोज करें, देखें, बच्चों को घुमाने लेके जाना चाहिए, खोज स्थान मिले, बच्चों के करके सीखने के अवसर मिले आदि का हम समर्थन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 8वां प्रश्न कह रहा है, 8वां प्रश्न है आपका, देखिए एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया, उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। अगर हम एक ही बात कर लें, समूह में पत्तियों का संग्रह करना, समूह में पत्तियों का संग्रह करना। बी ऑप्शन बी में कहा कि पत्तियों के आकार, शोभ रूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। सी ऑप्शन कह रहा है कि अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की हम गतिविधियों में शिक्षिका को किस प्रकार के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, किस प्रकार यानी कि प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। अगर हम इसकी बात कर लें तो आपका ए ऑप्शन कह रहा है बच्चों के परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग। देखो बी ऑप्शन कह रहा है कि जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने के बच्चों की पहल। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, जितना अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल, बी आंसर ही इसका सही है। देखिए अवलोकन एवं सहयोग, बच्चों के द्वारा कार्य विस्तार, बच्चों को निरंतर गतिविधियों में लगे रहना ताकि क्रियाओं पर प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। शिक्षिका द्वारा अधिकतम संभव पत्तियों के नाम याद करने की पहल को सबसे अधिक हम प्रोत्साहित नहीं दिया जा सकता इसमें। नेक्स्ट प्रश्न आपका 9वां प्रश्न आपका, शिक्षार्थियों का आग्रह करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिकाओं को निम्नलिखित मैसेज क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पर्यावरण शिक्षार्थियों का आकलन, देखिए शिक्षार्थियों को आग्रह करते समय, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन, देखिए शिक्षार्थियों का आकलन, आग्रह है यहाँ पर आकलन था,
आकलन करते समय जो हमारा ये कट गया है इसको हम आकलन लिख लेना, कर लेना। क्या है आकलन? आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की, क्या इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम काट देते हैं आकलन। आकलन। देखिए, शिक्षार्थियों को आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? उन्होंने कहा कि क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम ए ऑप्शन की बात करें, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, गुणात्मक उल्लेख करना। बी ऑप्शन कह रहा है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। सी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। डी ऑप्शन कहा कि बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। अगर इस प्रश्न की बात करें तो डी आंसर ही सही है, क्योंकि अगर हम पर्यावरण के अध्ययन के बारे में शिक्षक को, अगर शिक्षार्थियों को आकलन करते समय बच्चों के कार्य को केवल कुछ पक्षों पर हमें ध्यान नहीं करना चाहिए, इससे बच्चे के कार्य का जो समग्र है आकलन नहीं किया जा सकता। 10वां प्रश्न कह रहा आपका, 10वां प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने और सिखाने एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ये वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। अगर इसकी बात करें, उपलब्ध कराता है, सही है। देखिए, ये वास्तविक स्थितियों में सीखने का उपलब्ध कराता है, तो ये आंसर ही ठीक है। बाकी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चलो पढ़ लेते हैं। देखो, ये एक बहुत सस्ता संसाधन है, बिल्कुल काट दो। ये आसानी से उपलब्ध हो सकता है, इसको भी काट दो। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, ये भी गलत है। तो क्या है, देखिए, जो अगर हम प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने की अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि इसमें हम वास्तविक स्थितियों को सीखने का भी अवसर उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, देखिए दोस्तों, इस टाइप का प्रश्न इस टाइप का जो प्रश्न है आपको हर बार देखने मिलेगा। एक प्रश्न जरूर मिलेगा आपको देखना, इसको सही से रिपीट कर लेना। देखिए, प्रश्न कह रहा है 11वां, कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किस एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। ट्रेन यानी कि 13:30 वो अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्र पहुंची गई। यदि अगर हम अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की अगर हम दूरी की बात करें तो यानी कि 2268 किमी है। तो इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी की औसत चाल पूछी है। दोनों औसत चाल क्या है? अगर हम औसत चाल की अगर हम इस प्रश्न की बात कर लें तो हम पहले तो देख लेते हैं यात्रा में लगा समय। अगर हम इसका यात्रा में लगा समय कितना होगा हमारा, तो 42 घंटे हो गया हमारा। अब निकाल लेना, ये 42 घंटे हो गया। अगर हम एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा यात्रा की जो चाल की बात कर लेते हैं तो ये कितना है आपका, 2268। ठीक है। अगर हम सूत्र क्या, फार्मूला क्या आता हमारा, चाल बटे दूरी बटे समय, ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूला को याद करना है, ये इस फार्मूला मिलेगा। तो हमारा कितना था आपका, हमारा क्या था आपका 2268 बटे में 42। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम कब करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसको काटेंगे 54 आ जाएगा, 54 घंटे। अगर हमारा क्या आया, अब पूछा है ना कि मीटर सेकंड में बदलने के लिए, फिर हमें क्या पूछा है इसमें, मीटर सेकंड में पूछा है। अगर हमारा 54 आ गया, अगर हम 54 की बात करें, अगर 54 है इसमें आंसर तो देख लेते हैं। 54 मीटर सेकंड, 15 मीटर सेकंड, अच्छा मीटर सेकंड में पूछा है। तो अगर हम मीटर सेकंड के लिए क्या करना है, इसमें मीटर सेकंड के लिए हमें इसको हम ख़त्म कर लेते हैं मीटर सेकंड के लिए। अब अगर नोट करना चाहो तो देख लेना। देखिए, पहले हमारी जो दूरी थी वो इतनी आई थी हमारी 4200, फिर उसके बाद में 2268 हमारा ये था कि यानी दोनों बीच की जो स्टेशन की दूरी इतनी थी हमारी। फिर हमारा जो फार्मूला लगा था चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय हमारे 2200 और 42। तो हमने कैलकुलेट करके कितना आ गया हमारा 54। इसको हम काट के अब हमारा बचा कितना, अब पूछा इन्होंने मीटर प्रति सेकंड। अगर यह है आंसर तो हमारा कितना था आपको 54 इंटू 1000, क्योंकि 1000 हमारे वो निकालना पड़ेगा हमें, 1000 बटे 60 इंटू 60। अब इसको हम कर लेते हैं मीटर सेकंड में आपका, फिर क्या कर लेते हैं, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसको काट दो, इसको काट दिया हमने,
इसको इसको काट दिया हमारा, तो 6 6 नमा 9, 6 से ये हमारा कट गया हमारा। अब इसको काट लेते हैं, 2 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब 3 से 3 तिया 9, 3 से 3 कटी, अब 3 पंजे 15, तो हमारा कितना आया 15 मीटर सेकंड। तो ये आंसर हमारा सी आंसर इसका सही है। इस टाइप का प्रश्न जरूर मिलेगा आपको, जिनके पेपर नहीं हुए इसको रिपीट कर लेना, इस टाइप से प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। 1 नंबर पक्का है, इसको भूल मत जाना। ओके फ्रेंड्स, अगर जैसा भी आपको हमारी क्लास लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम और अच्छा आपको सुधार कर सकें। पर हमारा उद्देश्य यही है कि आपका इस बार सीटेट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है 12वां। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपने रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। देखिए, गुरप्रीत पहले की रेलगाड़ी में नई दिल्ली से, देखिए कहाँ से, नई दिल्ली से चेन्नई गया, ठीक है। अपने नई दिल्ली से चेन्नई, अगर हम नई दिल्ली से चेन्नई की बात करें तो इसे पूछा कि गाड़ी के नदी को कौन सी नदी नहीं, नर्मदा पार कर सकती है, गोदावरी भी उधर मिल जाएगी आपको, कृष्णा भी मिल जाएगी। अगर हम बात करें तो सी आंसर सही है, क्योंकि उस गंगा नदी हमारी उधर नहीं मिलेगी। तो क्या हमारी उधर हमारी गंगा नदी नहीं मिलती है। अगर इधर दो कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं और पूछ रहे, बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम गंगा नदी की हम बात करें तो गंगा नदी हमारी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि में बहती है। बाकी गंगा नदी हमारी उधर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 13वां प्रश्न कह रहा है आपका, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। अगर हम बात करें दार्जिलिंग है, जैसलमेर है, लद्दाख है या मेघालय। अगर ठंडा रेगिस्तान की अगर बात करें तो इसका आंसर आपको सभी को मालूम होगा, आपका लेह लद्दाख। इसको रेगिस्तान इसलिए बोलते हैं, वहाँ पे पेड़ पौधे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ बर्फ मिलेगी वहाँ पे, इसलिए हम उसको रेगिस्तान का नाम बोलते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में एक क्या है आपका, राजस्थान में पेड़ पौधे नहीं मिलते, रेत रेत मिलता है, वहाँ पे आपको बर्फ़ मिलेगी लेह लद्दाख में। कभी जाना, वहाँ पे बहुत अच्छा जगह है। देखिए, अगर लद्दाख में भारत का ठंडा रेगिस्तान शीत मरुस्थल कहा जाता है। यहाँ पे जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित है। यहाँ वर्षा का जो वार्षिक औसत होता है 85 मिलीमीटर से के लगभग है, मतलब बहुत कम वर्षा होती है वहाँ पे। 14वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए, 14वें प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की एक पाठ्य पुस्तक पाठ उसी से ठंडा, देखिए पाठ का नाम है ठंडा उसी से गर्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई है। एक कहानी है, उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी एक कहानी लिखी है। अपनी मृत्यु के समय वे क्या थे, मृत्यु से के समय पहले क्या थे। भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के उपराष्ट्रपति थे, भारत के राष्ट्रपति थे। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते क्या थे, तो वो भारत के राष्ट्रपति थे। हमारा डी आंसर इसका ठीक है। क्या थे, भारत के राष्ट्रपति थे। देखिए, डॉक्टर जो जाकिर हुसैन थे 13 मई 13 मई और 1967 1967 से और आपका 3 मई और 1969 को ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे थे। उनकी कहानी उसी से ठंडा उसी से गर्म है। इनकी कहानी है उसी से ठंडा उसी से गर्म, को कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया था। ये नेक्स्ट प्रश्न आपका 15वां प्रश्न कह रहा है, देखिए खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। अगर जोड़ा सुमेल कर लेते कौन सा ठीक नहीं है। कच्चा आम, अगर हम कच्चा आम अचार सही है, आलू चिप्स सही है, दूध पनीर और सेब से जैम सही है। अगर हम सी ऑप्शन दूध पनीर वैसे ठीक मानते हैं इसको भी, तो हमारा दूध से ये सही नहीं है, क्योंकि इसको मान लेते हैं। देखिए, हम कच्चे आम को अचार, आलू को चिप्स और सेब को जैम बनाकर संरक्षित किया जा सकता है। अगर हम दूध से पाउडर के रूप में तो हम संरक्षित कर सकते हैं, और पनीर से संरक्षित नहीं कर सकते, क्योंकि पनीर हमारा बेकार हो जाएगा। इसका हम क्या पाउडर बनाकर सुरक्षित कर सकते हैं। 16वां प्रश्न आपका 16वां प्रश्न कह रहा है कि देखो, घरों के नीचे दिए गए परिविशेषताओं का विचार कीजिए। निचली मंजिल में कोई लकड़ी नहीं है,
बी ऑप्शन करेगा पेड़ के तने की, पेड़ देखिए निचली मंजिल में कोई बुरी लकड़ी नहीं है। बी ऑप्शन करेगा पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू उचित है। और सी ऑप्शन करेगा पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर, पत्थर, गारा और चूने से बनी मिट्टी दीवारें और लकड़ी के फर्श। लेह लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषता पाई जा सकती है? कौन सी विशेषता पाई जा सकती है? अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, कौन सी विशेषता पाई जा सकती है, लेह लद्दाख की बात कर लेते हैं। तो हमारा देखिए लेह लद्दाख में बात कर लेते हैं, हमारा ए ऑप्शन ठीक है, तो लेह लद्दाख में यही पाया जाता है, ए भी ठीक है। और हमारा इन्होंने कहा है कि पत्थर, गारा, चूने से बनी मिट्टी दीवार है, आपका डी भी ठीक है। और लकड़ी के फर्श, ई भी ठीक है हमारा। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ई भी सही है। तो कौन सा प्रश्न था हमारा? ए डी ई, डी आंसर इसका ठीक है। क्योंकि देखिए लेह और लद्दाख के घरों की जो विशेषता है, आपके लकड़ी के फर्श, लेह लद्दाख में लकड़ी के फर्श और खिड़की विहीन निचली मंजिल, पत्थर, गारा और चूने से बनी दीवारें आदि शामिल होती हैं। कहाँ पे? लेह लद्दाख में। नेक्स्ट प्रश्न आपका 17वां प्रश्न। देखिए 17वां प्रश्न कह रहा है आपका, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि वो लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालक जो पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे देता है, और बेचारा कौवा अपने अंडों को साथ इन अंडों को भी सेता है। तो क्या हो सकता है आपका? शक्करखोरा, कलचुड़ी, बसंत गोरी या कोयल? अगर इस बात करें तो हमारा, तो इस आंसर में कौन सा सटीक होगा? तो हमारा क्या है आपका? डी ऑप्शन सही है, कोयल। देखिए कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता और कोयल इतना चालाक है जो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता, तो कोयल से अपने अंडे निकलवाता है कोयल। नेक्स्ट प्रश्न 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बीज नहीं है? देखिए बीज नहीं है, सौंफ बीज है, गेहूं बीज है, काली मिर्च बीज है। अब डी ऑप्शन की बात कर ले, 18वां साबूदाना। क्या है आपका? साबूदाना। तो ये सही है, ये नहीं है साबूदाना। क्या आप देखिए, साबूदाना ये खाद्य पदार्थ है, ये सेंगे नामक पौधे के तने के गूदे से बनाया जाता है। और क्या है आपका? ये सेंगे नामक पौधे के तने से साबूदाना बनाया जाता है। ये हमारा एक बीज नहीं है साबूदाना। 18वां हो गया प्रश्न। 19वां प्रश्न देखिए। 19वां प्रश्न कह रहा है कि रहना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में ऐसे कौन से वृक्ष देखे? चीड़, नारियल, सेब। तो क्या देखे होंगे आपको? सी आंसर, बी आंसर सही है, नारियल, क्योंकि नारियल में केरल के पौधे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट 20वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है, बच्चों के द्वारा सब्जी गाजर इकट्ठा की गई निम्नलिखित सामग्रियों में से कौन सा पहचान है जिनके भीतर बीज होते हैं? आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा आदि, जिसमें अंदर बीज होते हैं। अभी सारे फल दे रखे हैं, सब्जी भी दे रखी हैं। तो इसमें पूछा कि किसमें एक सब्जी इकट्ठी बीज होते हैं? टमाटर में बीज, नाशपाती में बीज, चीकू में बीज, भिंडी में बीज, करेला में बीज, खीरा में बीज। तो डी आंसर इसका ठीक है। 21वां प्रश्न। नीता आंध्र प्रदेश जाती है, 2 साड़ी खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वहाँ क्या कहलाती है? आंध्र प्रदेश में साड़ी को हम क्या बोलते हैं? कमलकारी और कथा, पोचमपल्ली और कमलकारी, या पोचमपल्ली और कंजीबरम, या कमलकारी और चंदेरी। इस टाइप के सी टाइप में परीक्षा में हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम इसकी बात कर लें तो हमारा देखिए पोचमपल्ली और कमलकारी, बी आंसर ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पर साड़ियों को पोचमपल्ली और कमलकारी प्रसिद्ध के नाम से जानते हैं। क्योंकि देखिए पोचमपल्ली और कमलकारी साड़ियाँ आंध्र प्रदेश में ही बनाई जाती हैं। कंजीबरम तमिल, देखिए जो कंजीपरम है, कंजीपरम, ये आपका जो कंजीपरम है, ये कंजीपरम तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु की कथा, पश्चिम बंगाल का कथा, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा की और चंदेरी
अगर हम पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में पूछा तो चंदेरी बनाई जाती है। ये पश्चिमी बंगाल और उसमें चंदेरी। मध्य प्रदेश की प्रमुख साड़ियाँ हैं ये। 22वां प्रश्न कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए इकट्ठे पानी से हो सकती है? चेचक, मलेरिया, पोलियो या निमोनिया। अगर हम रुके हुए पानी की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो मलेरिया है इसमें मच्छर पैदा होते हैं, ये बी आंसर ही ठीक है। देखिए मलेरिया जो रोग मादा एनोफिलीज क्या है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर रुके इकट्ठे पानी, गंदे व दूषित पानी में पनपता है। निमोनिया फेफड़ों में होने वाला ये संक्रमण चेचक एवं पोलियो वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा ठीक है? कर्नाटक कथक। अगर हम बात करें कौन सा जोड़ा, कर्नाटक कथक ठीक है। और उड़ीसा भारतनाट्यम सही है। तमिलनाडु लावड़ी ठीक है। कौन सा नहीं है? तो हमको ये बी आंसर गलत, वो सॉरी, कौन सा जोड़ा ठीक है? अच्छा ठीक पूछा इन्होंने, कौन सा जोड़ा ठीक है। तो अगर हम बात करें तो बी आंसर, असम का बिहू। बी आंसर ठीक, असम का बिहू। देखिए असम का बिहू एक प्रमुख त्यौहार है। कथक की अगर हम कथक की बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश में। और आपका जो भरतनाट्यम है आप उत्तर प्रदेश का है। और भरतनाट्यम कहाँ का आपका? ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का, ये तमिलनाडु का। और लवड़ी की अगर हम बात करें लवड़ी की, ये लवड़ी देखिए भरतनाट्यम तमिल बस शास्त्रीय नृत्य है। लवड़ी आपका, ये आपका लवड़ी है ये महाराष्ट्र का। कहाँ का? ये महाराष्ट्र का है, ये महाराष्ट्र का है लवड़ी। नेक्स्ट प्रश्न आपका 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है, देखिए एस्किमो ने अपने इग्नू घर का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फील ही उबलता है? नहीं। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती? ये सही है, मतलब इसको गलत है। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूदा जो हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। अगर इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो आपका सी आंसर ही ठीक है। क्योंकि देखिए जो बर्फ़ की दीवारों के बीच में जो मौजूदा हमारी अंदर की जो गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। इसी कारण जो एस्किमो अपने घर इग्नू का निर्माण बर्फ़ से करते हैं। एस्किमो कनाडा व ग्रीनलैंड में टूंडा प्रदेश में निवास करने वाले एक ही प्रमुख जनजातियाँ होती हैं। कहाँ पर ये? कनाडा और ग्रीनलैंड में, टूंडा प्रदेश, जहाँ पर 5 से 6 फीट बर्फ़ रहती है। टूंडा प्रदेश में साल को 12 महीना 5 से 6 फीट बर्फ़ रहती है। 25वां प्रश्न बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? पूछा कि नहीं है। देखिए ये जड़ें खंभों की तरह पेड़ों को सहायता प्रदान करती हैं। जड़ें खंभों से नीचे लटकती हैं, सही है। इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं, ये भी ठीक है। अब पूछा कि नहीं है। और जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ये ही गलत है हमारा। जड़ें, इसको काट दो, जड़ें, ये आंसर ठीक है। देखिए जो आपका बरगद के पेड़ की जड़ें जो भोजन का भंडारण नहीं करती। बरगद की जड़ें शाखाओं को नीचे लटक के खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं और जमीन के भीतर होती हैं ये। 26वां प्रश्न आपका, 26वां प्रश्न कह रहा है आपके लेकिन नवीन युक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने में पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहले से पाठ्य योजना तैयार करना, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना है? नहीं। शिक्षार्थियों के लिए पाठ अनुसार विस्तृत नोट्स तैयार कराना है? अगर इसकी हम क्या है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। शिक्षार्थियों का समाज संस्कृति प्रोफाइल विवरण तैयार करना। देखिए अगर प्रश्न है कि अगर आप एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के बारे में अगर हम पढ़ाएंगे तो शिक्षार्थियों को आप समाज संस्कृति प्रोफाइल विवरण तैयार करना, क्योंकि इसका डी आंसर ही सही है इसका। क्योंकि देखिए जो विद्यार्थियों को जो हमारा समाज संस्कृति विवरण तैयार करना एक क्या है, नवनियुक्त पर्यावरण शिक्षक की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। 27वां प्रश्न, 27वां प्रश्न कह रहा है आपका, सत्ताईसवें प्रश्न, कविताएं और कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविता और कहानियाँ
बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं। अगर बच्चों के हम परिवेश समृद्ध की बात कर लेते हैं, हाँ कर सकती हैं। इस ये आंसर सही है, ये भी ठीक है। सांदर्भिक अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं। अगर सांद्र अधिगम की बात करें, ये भी सही है, बी भी सही है इसका, बी। विभिन्न अमूर्त अवधारणा की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती है, नहीं ये नहीं। सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का सृजन कर सकती है, डी भी सही है। तो हमारा ए, बी और डी। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो आपका ए बी डी, तो बी आंसर इसका सही है, ए बी डी। देखिए जो कविता और जो हमारी कहानियां हैं बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं और सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। इस कारण हम कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को बढ़ाने में प्रभावशाली एक माध्यम हो सकता है। 28वां प्रश्न, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप धन संग्रहण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन का उपयोग सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर या समाचार पत्र। अगर हम 28वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, 28वें प्रश्न की, तो पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर या समाचार पत्र। इस प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। देखिए हमारा संदर्भ पोस्टर ये ठीक है आंसर, और समाचार पत्र ये भी सही है। क्योंकि देखिए अगर कक्षा 5 की शिक्षिका ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ने के लिए हम सर्वश्रेष्ठ समाचार पोस्टर, अगर हम देखिए पोस्टर एवं समाचार पत्र हैं के विषय में संबंधित सभी वस्तुओं का संपूर्ण विवरण रहता है, इसी कारण से पढ़ने में सर्वश्रेष्ठ समाधान है। अगर हम देखिए ये आपको प्रश्न देखने मिलेगा, किसी में पोस्टर मिलेगा, किसी में समाचार पत्र, ये थोड़ा कन्फ्यूज है। आयोग ने दोनों प्रश्नों को सही माना है, इसलिए पोस्टर भी या समाचार पत्र दोनों सही है। 29वां प्रश्न है, 29वां प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों को से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एक चित्र की सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को क्या कहा जाता है? घटना, विवरण, अभिलेख, पोर्टफोलियो, दत्त कार्य या परियोजना कार्य। अगर हम 29वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो आपका जो होगा पोर्टफोलियो, बी आंसर ठीक है, पोर्टफोलियो। देखिए शिक्षक द्वारा अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को फोल्डर में रखा जाता है। इस फोल्डर को हम पोर्टफोलियो कहा जाता है। किसमें किसमें रखा जाता है? ये पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एक चित्र की जो सामग्री को हम फोल्डर में डाला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो कहते हैं। 30वां प्रश्न है आपका, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसमें शामिल करके ये क्या कारण हो सकता है? यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। अगर इसकी हम बात करें, झांकने का अवसर देती है, हाँ ये सही है, ए मान लेते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन करें, ये घटना स्पेसिस में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। अगर भौतिक की बात करें, ये भी सही है। ये घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है, ये भी सही है। और हम ये घटना गुरुत्वाकर्षण से, ये गलत है हमारा, तो हमारा ए बी सी सही है। तो ए बी सी की हम अगर हम बात कर लेते हैं, ए बी सी कौन सा होगा आपका? ए बी सी, सी आंसर सही है, ए बी सी। क्योंकि देखिए जो आपका एनसीईआरटी जो पर्यावरण का अध्ययन कक्षा 5 की पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्ष पाठ को जो शामिल किया गया है, हो सकता है कि इन कारणों से अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन में झांकने का अवसर प्रदान दे, जिससे बच्चे कुछ सीखें, स्पेसिस बने, भौतिक स्थितियों को वर्णन करना तथा स्त्री पुरुष को लिंग मतलब है दोनों को मान सम्मान, भेदभाव को चुनौती देना आदि शामिल किया गया है। इसी से हमारा रिलेटिव है। आई होप फ्रेंड्स आपके ये 30 प्रश्न महत्वपूर्ण रहे। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली हम आपको ईवीएस सीडीपी मैथ की क्लास कराई थी पीछे। ओके दोस्तों, फ्रेंड, गुड बाय, टेक केयर। अपने ध्यान देना पढ़ाई पे, टारगेट रखना आपका सीटेट, ताकि सीटेट आपके अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, क्योंकि आपका आशा है कि आपको एक नौकरी पानी है। अपना लक्ष्य बनाओ कि हमें नौकरी पानी है, डरना नहीं है अपने जीवन में। एक नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार आपको सफलता जरूर मिलेगी।
मगर झुकना नहीं है, हिम्मत मत हारना बस। हम आपसे यही कह रहे हैं बार बार, जीवन में अपने कभी भी कोई भी मित्र हो, कोई भी फ्रेंड हो, हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि इंसान ने ही सब कुछ कमाया है इस पृथ्वी पर, सब कुछ। ओके बाय दोस्तों, टेक केयर।